बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, प्रोग्राम में माली साल 2025-26 के बजट को आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अलग एक्सपेक्ट के साथ, क्योंकि एक बार फिर हुकूमत की तरजीहात पर अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस बजट को लेकर मुल्क में पहले ही बेकाबू महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी जमूद के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। ऐसे में ज़रई शोबे पर नए टैक्सों की मनसूबाबंदी ने किसानों की परेशानियों में कई गुना इजाफा कर दिया है। खाद, ज़रई स्प्रे, आलात और मशीनरी पर जीएसटी को 18% तक ले जाने और फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिससे ज़रई लागत में होशरुबा इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत जहां ज़रई शोबे में 4.5% तरक्की का हदफ रख रही है, वहीं हालिया साल में ज़रई ग्रोथ बमुश्किल 0.6% रही और फसलों की पैदावार में मजमूई तौर पर 6.82% की कमी देखी गई, जिसमें कपास, मकई, गंदम और गन्ने जैसी अहम फसलें शामिल हैं। इन हालात में IMF की ये शर्त कि ज़रई आमदन पर टैक्स पर हर हाल में नाफिज किया जाए और सितंबर से उसकी वसूली भी शुरू हो, किसानों के लिए एक नए मुआशी अजाब से कम नहीं। दूसरी जानिब तवानाई का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। बिजली और गैस की कीमतों में बार बार इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जे का इफरियत काबू में नहीं आ सका। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2396 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि गैस के शोबे का कर्जा 3000 अरब रुपए की हद को छू रहा है। हुकूमत की जानिब से 5 साल में इस कर्ज को खत्म करने के दावे महज दावे ही महसूस होते हैं, क्योंकि मसले के मुस्तकिल हल के बजाय कमर्शियल बैंकों से मजीद कर्ज लेकर वक्त रिलीफ हासिल किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में एक नई मौशी मुसीबत बन सकता है। सोलर तवानाई जैसे सस्ते और नाकाबिल तजदीद ज़राए की हौसला अफजाई के बजाय नेट मीटरिंग की शरह कम करने की तजवीज़ और एक घर में 2 बिजली की मीटर्स की पाबंदी जैसे इक़दाम हुकूमत की तवानाई पॉलिसी को मज़ीद मुतनाज़ बना रहे हैं। एक जानिब तवानाई बहरान की शिद्दत और दूसरी तरफ इसके हल की राहों में हायल पॉलिसी तज़ादात ने अवाम को शदीद बेचैनी और गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया है। इन्हीं 2 टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब, जो कि कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन चेयरमैन किसान इत्तेहाद काउंसिल खालिद खोकर साहब हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब भी अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। खालिद खोकर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी इससे पहले कि मैं जो पुराने ज़ख्म हैं उन्हें कुरे दूँ। ये जो एक नया यूँ कह लीजिए कि एक दुख दे दिया है हुकूमत ने किसानों को, जिसका ऐलान जल्द ही मुतवक्के है। सर, ये जो ज़रई आमदन पर टैक्स लागू को बुनियादी शर्त बनाने का कहा जा रहा है IMF की तरफ से, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपने न सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करवाना है बल्कि लाजमन बजट में मंजूर करवाने के बाद सितंबर से, यानी कि जो कमिंग सितंबर है, 6 माही के बाद हर सूरत वसूली करने पर भी जोर है, जो है वो इसके ऊपर डाला जा रहा है। कितना ये टॉर्चरिंग है किसान बहन भाइयों के लिए हुकूमत का ये इक़दाम? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मैं अपने और अपने काश्तकारों के जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ़ में है, और उनकी तकलीफ़ की शिद्दत मेरी आप तक पहुंचाना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि आज काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना ही वो जो फसलें उसने काश की उस पर वो खर्च कर सकता है, ना वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कर सकता है, ना वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकता है, ना उसे टाइमली पानी लगा सकता है, ना ही आज वो अच्छा बीज खर्च ले सकता है, लेके काश कर सकता है, क्योंकि एक साल में तकरीबन 2-3 फसलों में, मैं बाकी फसलों के उसमें सब्ज़ी वगैरह ये शामिल नहीं है, फ्रूट भी शामिल नहीं है, 2200 अरब रुपए का उसे लॉस दिया गया। असल ज़र से उसे 2200 अरब रुपया कम मिला है। 2200 अरब रुपया, ठीक है। और अगर उसका प्रॉफिट साथ शामिल करें तो फिर उसको आप 25% और साथ शामिल कर लें बाकी। अच्छा, इस वक्त ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। जुल्म यह है कि आज जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है उनकी बात सुन के कि पहले ये तो बताएं कि काश्तकार को किसी फसल में मुनाफा हुआ है? कोई अपना हुकूमत को वाइट पेपर जारी कर दे, वो इतना बता दे कि काश्तकार ने फ़लाँ फसल में पर एकड़ ये कमाया है, या ये बताएं कि पर एकड़ नुकसान किया हुआ। मैं एक गंदम की बात करूं, एक गंदम में काश्तकार को मिनिमम मैं आज कर रहा हूँ 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ नुकसान हुआ है काश्तकार को, जो उसे उसके जो पैदावारी लागत थी वो उससे भी नुकसान हुआ है। प्रॉफिट तो दूर की बात है। मैं आज तबाही के दहाने पे हम क्यों पहुंच गए हैं जी? इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है।
गंदम हमारी मेजर फसल है, 4.5 करोड़ एकड़ में से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। गंदम बेहतर होगी तो बाकी फसलें बेहतर होंगी, गंदम अच्छी नहीं होगी, उसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो बाकी फसलें भी ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। उसका मैं सबूत देता हूँ कि 2 साल पहले हमारी गंदम अच्छी हुई, हमें अच्छा रेट मिला 3900, तो पिछले साल हमने ग्रोथ आपको दे दी 6.25 की। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो ग्रोथ आ गई 0.56 अच्छा, पे। आप ग्रोथ की बात करें खालिद साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी ले लीजिए कि जो लास्ट टाइम क्या कहते हैं हमने जो रवा माली साल अचीव किया है अपना ग्रोथ टारगेट, वो सिर्फ 0.6% था। 6 भी पूरा नहीं है, 0.56 है। मतलब ये नहीं कि हुकूमत ने हर उसमें शुमारों में डंडी मारी भी, IMF भी कई दावों को तो कबूल नहीं कर रहा, लेकिन सर ये जो आने वाला जो टारगेट रख दिया है वो 4.5% रखने की तजवीज़ है। आगे वाला मैं काश्तकार हूँ, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ। हाँ। मैं प्रैक्टिकल काश्तकार हूँ। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ कि आने वाला साल अगर हमारी पैदावारी लागत कम ना हुई, फसलों का अगर रेट ना मिला, तो ये तो 0.5 है ना, ये पता नहीं -3 में जाएगा या -5 में जाएगा या -6 में जाएगा या -100 में जाएगा। और ये मैं चले मैं इस पे आगे चल के बात करूंगी कि ये एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते हम लोग ये जो रोड माइनस में आप बता रहे हैं वो अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अरशद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिस पर मैं तबसरा माजिद निज़ामी साहब का लेना चाह रही हूँ, फिर मैं बहुत दीगर मामला की तरफ आपकी तरफ भी आते हुए अरशद अब्बासी साहब। माजिद निज़ामी साहब, ये जो मैंने भी बात की ना खालिद साहब से कि जो हमने टारगेट रवा माली साल अचीव किया वो 0.6% का है और हुकूमत ने जो अगला टारगेट रख दिया है फिगर वो 4.5% का है। ये भी बता रहे हैं कि ये जो हुकूमत ने फिगर दिया है ये दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं फिगर्स हैं या ग्रोथ रेट्स हैं जिनको IMF, वर्ल्ड बैंक और AI भी नहीं ADB भी नहीं मान रहा। तो क्या सोचकर ये टारगेट सेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी निज़ामी साहब। शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये हुकूमत का मामला जिस तरह से लगता है कि जो पॉलिसी साज हैं उनमें और जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, हाँ जी, उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो उसकी जो अमूमी सूरत हाल है वो ऐवानों तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा ये कि किसान या इस तरह की जो बाकी मामलात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, एक की खामी कह लें या बदकिस्मती कह लें, उनकी उस तरह से पावर कॉरिडोर्स के अंदर लॉबिंग भी नहीं है। जिस तरह हमारे सामने शुगर की एक मिसाल मौजूद है कि मिल मालकान का एक बहुत बड़ा कार्टेल है और वो अपने मुतालबात मनवाते हैं। हाँ जी। और के कैबिनेट में हारून अख्तर साहब ने ये कहा कि अगर कोई महंगी चीनी खरीद रहा है तो किसी को क्या तकलीफ है। ये उनका उनकी एक स्टेटमेंट है जो सबके सामने आई। और उन्होंने ये भी कहा कि चीनी की कीमत किसने कहा है कि सारी उम्र के लिए मुकर्रर होती है। दूसरी जानिब गंदम और दूसरी अजनास जो हैं उनका पुरसाने हाल कोई इसलिए नहीं है कि वो पावर कॉरिडोर्स में उनकी लॉबिंग करने के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। सही। और हमें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मद्देनजर रखने होंगे कि एग्रीकल्चर में वो कौन सा एक परसेंटेज है जिनकी जमीनें 12 एकड़ से भी कम है और 12 एकड़ से ज्यादा वाले जिम्मेदार काश्तकार कौन है और उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनके माली मामलात क्या है। तो जब हम इस तरह के आदादो शुमार को सामने रखेंगे और उसके बाद फिर जब हमें पता चलेगा कि जरिए आमदन के ऊपर जो टैक्स है वो कहाँ जाएगा, किस पे लागू होगा, तो ये वो टेक्निकल पॉइंट है जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है और जो किसान की हालत जार है, हाँ जी, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे आने से मिस हो जाते हैं। ठीक। और इस दफा ये हुआ है। इस दफा हमने जब पंजाब के अंदर स्पेशली गंदम की हैंडलिंग देखी है और उस वक्त पंजाब की तरफ से तो किसान को ही मोर्द इल्जाम ठहराया जा रहा था कि जिस तरह शायद वो गंदम की फसल काश्त करके उसने कोई जुर्म ही कर दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम तनकीद जो है वो उनके ऊपर की जा रही थी, हालांकि उनको इस सारे मामले के अंदर सपोर्ट करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। अब उसका बिल्कुल असर पड़ेगा। ये जो कौमी इक्तसादी सर्वे आएगा, बाकी जो बजट की चीजें आएंगी उसमें ये सारी चीजें जाहिर होंगी और उसके बाद फिर हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है कि हम यूक्रेन से इंपोर्ट कर लेते हैं गंदम को, तो फिर उसके अंदर भी बहुत से लोग जो है वो अपने अपने मामलात की जो है वो निगहबानी कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक किसान दोस्त पॉलिसी के लिए जरूरी है
कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स को भी पॉलिसी बनाते हुए उसमें शामिल किया जाए कि जिससे वो डिस्कनेक्ट खत्म हो, जिससे पॉलिसी ठीक। साजों में। लेकिन और हुकूमती जो इक़दाम आम बाजिद निज़ामी किसान साहब है या बदकिस्मती आम से ज़राअत ऐसे से हैं वाबस्ता कि शख्स है, अवाम दोस्त तो क्या किसी भी सेक्टर के अब दोस्त नहीं बन पा रही है हुकूमत। और मैं आगे चलकर खालिद साहब से ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि अगर व्हाट इफ ऐसा हो जाता है तो फिर इनकी तरफ से अगला लाया अमल क्या होगा, किसान कम्युनिटी क्या करेगी। लेकिन अरशद अब्बासी साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, ये सेक्टर तो खैर उनका नहीं है, प्रोग्राम में अगले सेगमेंट पे मैंने उनसे मज़ीद तफसील में बात करनी है, लेकिन तजावीज़ के लिए मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहती हूँ। अरशद अब्बासी साहब मुझे ये बताइएगा, खाद महंगी, स्प्रे महंगे, आगे से क्या कहते हैं 18% इन पे जीएसटी भी लगाया जा रहा है, आगे चलकर मशीनरी पर भी एफआईडी में इजाफा ज़ेर गौर है। कहीं ना कहीं जो एक तवानाई का जो एक एनर्जी का सेक्टर है, मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान में अभी भी जो काश्तकारी का अमल है वो रवायती तरीकों के मुताबिक ही हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इन किसानों को एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं उस तरह का रिलीफ दे दिया जाए कि चले जिससे इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत काबू पा लिया जाए। वो कहते देखिए, हैं बहुत एक हाथ दो, शुक्रिया एक आप हाथ लो। मुझे आपने 2 मिनट देने हैं जी, जी, क्योंकि जी। आज पहली दफ़ा खालिद खोकर साहब से, रजी साहब से और निज़ामी साहब से इनकी मौजूदगी में बात हो रही। मेरा अभी कोई तकरीबन इस सेक्टर में कोई 35 साल हो गए। अच्छा, अभी खालिद खोकर साहब ने एक बात कही है कि अच्छा काश्तकार मैं भी हूँ, हमारे भी वालिदैन कोई जनरल नहीं थे, सेक्रेटरी फिर नहीं तो थे, यूं कह लीजिए कोई कि काश्तकारी थे। आपकी दिल की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, मेरे दिल की बात इतनी करीब हो रही है कि अभी मैं इनसे बात करूंगा। इन्होंने बात कही है कि वाटर सिक्योरिटी सेकंड पे चली गई है। मैं इनको कहूँगा वाटर सिक्योरिटी माँ है हाइड्रो पावर की, माँ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, और माँ है माजरत, मैंने इसकी वाटर सिक्योरिटी food नहीं कहा, security। मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी कहा था। अच्छा, वो बहुत बॉर्डर अच्छा, हाँ, स्मगलिंग की रोकथाम अच्छा, के अब हवाले आप से देखिए एक बड़ा चैलेंज वो ये आ गया है। आप मेरी आजकल काफी काम भी देख रहे होंगे। हमारे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे हमसाये ने पैदा कर दिया है, इंडिया ने। और वो किस पे किया है, ये खालिद खोकर साहब को मैं एक बात कन्वे करना चाहता हूँ। बेसिकली इंडिया में ईस्ट पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर बड़ा नीचे चला गया, 1800 से 2200 फुट पे चला गया। ये फूड बास्केट है इंडिया की, उनकी बड़ी पावरफुल आवाज़ है। उसी आवाज़ के बेस के ऊपर इंडिया ने आपकी ट्रीटी मअतल कर दी है। यानी मतलब ये कि 60 से 65% वाटर जिस तरह मोदी कह रहा है कि मैं नहीं आने दूंगा। अभी देखिए, अभी गुज़िश्ता 15 दिन में चनाब में उसने क्या प्ले किया बगलियार के साथ और किशनगंगा डेलम में, और फिर उसने जो डाइवर्जन की है, ये खालिद खोकर साहब ने बातें सुन नहीं रही साहब। जी ये जी fact जी, है हम सुन रहे हैं आपकी बात। कि देखिए रावी तवी कम्प्लेक्स में कितना वाटर गया है, कितना 2 कनाल प्रताप और रंबीर कनाल में गया है। आपके पंजाब की बात कर रहे हैं काश्तकारों की, भाई आपको तो आगे पानी नहीं मिलेगा बुकोल उसके। अभी तक हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उनको इजाजत नहीं देंगे, तो पहला चैलेंज तो ये हो गया। सही। दूसरा चैलेंज ये भी है कि मेरे ख्याल में मैं भी 30-35 दफा इंडिया में गया हूँ। इंडिया के काश्तकार की बात हमने देखी है, उनके जो किंग हैं डॉक्टर ज़ोरा सिंह। देखिए इंडियन काश्तकार को ईस्ट पंजाब में खालिद खोकर साहब बताएंगे कि उसके काश्तकार को क्या सहूलत हासिल है खाद में, बीज में। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली के नॉमिनल रेट, ये नॉमिनल रेट जो कम रखें, इसी वजह से मशरक़ी पंजाब और हरियाणा में ये पानी का क्राइसिस हुआ, जिस वजह से आज वो ट्रीटी कैंसिल करनी पड़ गई। तो मैं ये कहूँगा कि कितनी पावरफुल आवाज़ है ईस्ट पंजाब के काश्तकार की। ये आप उसको अंडरस्टिमेट ना कीजिएगा। हमारा काश्तकार तो हम इनकी बातें सुनते रहते हैं, वो सुनते हैं और देखते हैं कि ये बातें। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, आज से आज तक पहले तो जब जारी हमने है। इस सिलसिले में पहले भी प्रोग्राम किया था ना, तो मैं अपने नाज़रीन के तवज्जो के लिए भी इस तरफ बात को ले जाना चाहूंगी। खालिद खोकर साहब ने भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि जब हमने एहतजाज अपना प्लान किया तो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि इंडिया में इंडियन कम्युनिटी ऐसी है कि वहाँ वो काश्तकार को, किसान को फैसिलिटेट करते हैं। जब एहतजाज होता है, लोग अपने घरों से खाना पानी या उनकी ज़रूरत की अशिया के हवाले से उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे किसान सड़कों पर बैठे रहे, एहतजाज करते रहे, लेकिन मजाल है कि शहरों से कोई उठकर उनकी खैर खबर को पहुंचा ही हो। मतलब हुकूमत तो छोड़ ही देना, जो हम अपने आपस में रहने वाले लोग हैं, हम वहां पर भी उन किसानों की दाद रसी नहीं कर सके। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे मैं बढ़ाती हूँ, इस पे भी मजीद अभी बात करने की बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसी 4 बड़ी क्रॉप्स जिसके हवाले से रिजा मैंने आपकी तज्जिया लेना है। कपास की पैदावार में रवा साल 30.7% कमी,
मकई में 15.4, गन्ने में 3.5, चावल में 1.4 और गंदम में 8.9। फिर खाद, स्प्रे और अलाद पर 18% लगा दिया जी GST, मशीनरी पर लगा दी FID, आमदन पर लगा दिया टैक्स जो इनकी ज़रूरी आमदन है। उसके बाद हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है इनसे? देखिए, हमारे यहाँ जो दो नीली बार और कद्दी बार, दो बड़ी बार थी, और नीली बार की शोहरत इसलिए थी कि उसमें नील एक पौधा उगता था जिसको जब खुश्क करके झाड़ मतलब कि उसके पत्ते ग्राइंड किए जाते थे तो नीला रंग उससे पैदा होता था। अच्छा। जब अंग्रेज़ ने उसके ऊपर, जब तक अंग्रेज़ को वारा खाता रहा वो उसे एंजॉय करता रहा, वो कपास भी यहीं से लेता और रंग भी यहीं से लेता और नीले रंग की जीन जाके जेनेवा में बना के दुनिया भर को बेचता था, ठीक है। लेकिन जब उसने देखा कि अब इसको ख़त्म करना है तो उसने उस फसल के ऊपर टैक्स लगा दिया, उसके लिए पानी की जो थी वो वाराबंदी कर दी उस फसल के लिए। आहिस्ता आहिस्ता नीली बार का नाम तो रह गया, अब बच्चों को बताना पड़ता है कि यार यहाँ पे एक पौधा उगा करता था जिसमें से नीला रंग जो था, जिसकी आखिरी निशानी वो रॉबन नील रह गया हुआ है। अच्छा। तो ये यहाँ पे पैदा होता था। हमने दुनिया को कपड़ा उजला करना सिखाया था, हमारी तहजीब ने, हमारे कल्चर ने। तो ये जो हुकूमतें इस तरह के इकदामात करती हैं ना, वो किसी ख़ास तरफ पुश कर रही होती हैं कि लोग जो है इस फसल से, कितनी फसलें हैं जो आज से 50 साल पहले मेरे और खालिद साहब के इलाके के अंदर बोई जाती थी और आज उनका नामो निशान नहीं है। हमारे देखते हुए हमारे खेतों में से किन्नो ख़त्म हुआ, आम के पेड़ ख़त्म हुए और उनकी जगह और क्रॉप्स ने ले ली। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारी जो, वो कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हो, IMF के साथ ना हो, IMF के साथ ना हो, वो किसानों की हैबिट्स तब्दील करने के अंदर मुझे मसरूफ़ नज़र आ रही है। लेकिन वो जिस तरफ लेके जाना चाह रही है ना कि अगर वो कपास काश्त ना करें और वो काश्त करें गन्ना, तो गन्ने से वो इकॉनमी जनरेट नहीं होती जो कपास से इकॉनमी जनरेट होती है ना। आप धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, कपड़े को से बलबूसात बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन है, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं। गन्ने से आप चीनी बना के मिल वाला पैसे जेब में डालता है, अल्लाह खैर सल्ला, और वो चीनी खाएं और उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो। चैनल्स बन सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स बन सकते हैं, ये हो सकता है, जी कोई जी, ना और कोई बहुत कुछ हो सकता है। यानी मुझे लगता है कि कोई बड़ी डाइवर्शन लगाई जा रही है। देखिए ये कैसे मुमकिन है कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ टन गंदम जो है उसके प्राइस मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए आप उसमें से सरकार निकाल दें, ये तो गैर इस्लामी हरकत है। इवन मतलब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निज़ाम मुतारफ़ करवाया था रियासत की तरफ से कि वो किस तरह प्राइसेस को कंट्रोल करे, उसके अंदर रियासत 7% खरीदेगी किसी भी प्रोड्यूस का। उस वक्त मदीना में खजूरें उगती थी, आपने खजूरें खरीदवाई थी ताकि उनका निर्ख जो है, क्योंकि वो बुनियादी खुराक में शामिल थी। आप गंदम की 3 करोड़ टन की फसल में से सरकार को मतलब कम से कम 21 लाख टन तो खरीदिए ना सर। मेरा मतलब है कि कम से कम मिनिमम बैलेंस तो रखिए ताकि प्राइस को आप कंट्रोल कर सकें। हाँ। इस तरह आप जो है वो एक डिस्टॉर्टेड किस्म की मार्केट इकोनॉमी के हाथ में ये रेट दे देंगे जो उधर से किसान का इस्तेसाल करेगी और इधर से कंज्यूमर का इस्तेसाल करेगी। सही। चले, मेरा यहाँ पे एक नुक्ता ये भी है कि जब IMF अपनी शराइत में इस सारे अमल को लाजिम व मलजूम बना दे तो वहाँ पर जो किसान इत्तेहाद है उस गुंजाइश क्या रह जाती है? आया कि एहतजाज की या फिर इन बंदिशों को तस्लीम करके खामोशी से घर चले जाने की? और अगर एहतजाज होता है तो हुकूमत से नेगोशिएशन किन मामलात पर हो सकती है? एक वक्फा लेते हैं, प्रोग्राम में जब वापस आएंगे इसी पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने जाननी है। एक तो ये कि क्या हुकूमत ज़राई अद्वियात पर 18% टैक्स लगाने के मुतहम्मिल हो सकती है, और दूसरा ये कि जो ज़राई आमदन टैक्स लगाया जा रहा है इसके लिए किसान मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और क्या करेंगे ये लोग? फिर हुकूमत जो कहेगी वो मान लेंगे या फिर कुछ तजावीज़ भी हैं इनके पास कि चलें ऐसे नहीं ऐसे कर लें तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं? खालिद कोकर साहब, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़? पहली बात तो यह हुकूमत तो हर काम में मुतहम्मिल हो सकती है। वो काश्तकार को ज़िबा करके भी मुतहम्मिल हो सकती है। काश्तकार की जिसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपये थी और उससे ज़बरदस्ती 2021 में सेल करवा के गंदम हुकूमत मुतहम्मिल रही। हुकूमत बल्कि खुशी के ढोल बजाते रहे हुकूमत वाले कि हमने गंदम सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी, और किसकी कीमत पे की गई? गरीब काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर।
اب آگے بات کہ جو بجٹ آ رہا ہے، اگر اس میں بجٹ میں یہ GST لگتا ہے ہمارے انپوٹس کے اوپر، یعنی کہ انپوٹس میں ہمارا شامل ہے پیسٹیسائڈ بھی ہے، فرٹیلائزر بھی ہے، اس میں سیڈ بھی ہے، اس میں زرعی مشینری بھی ہے، اگر وہ لگتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پاکستان میں زراعت نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے. انکم ٹیکس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس پہ منافع ہو. پہلے بات تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ انکم ٹیکس کا نام اس وقت لیں، شرم آنی چاہیے انکم ٹیکس کا نام لیتے ہوئے، جب انہیں خود پتہ ہے کہ کسی ایک فصل میں بھی کاشتکار کو فائدہ نہیں ہوا. کاشتکار تو سراسر اس دفعہ نقصان میں ہے. کاشتکار نے اس وقت بلین آف ڈالر کا لاس کیا ہے، اور صرف کاشتکار کا نقصان نہیں، اور پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا ہے. اگر آپ کی گروتھ 6.25 سے 0.56 پہ آ گئی ہے تو اس پہ کوئی انکوائری ہوئی، کوئی رپورٹ آئی، کوئی وائٹ پیپر شائع ہوا کہ کتنے بلین آف ڈالر کے اس ملک کی معیشت کو ٹیکہ لگا ہے؟ اس ملک کی زراعت کو کون چلا رہا ہے؟ کسان چلا رہا ہے. اور کسان کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے. کسان اس وقت ٹوٹلی وینٹیلیٹر پہ. ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں سزائے موت سے نکال کے عمر قید میں لے کے آئے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں ہے. اس وقت کاشتکار بالکل مر چکا ہے، اس کی بالکل معاشی طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے کاشتکار ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہیں، لیکن حکومت جہاں پہ شدیانے بجا رہی ہے. حکومت آ کے کیوں نہیں بتاتی، کیوں نہیں بات کرتی کہ کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے گندم کی. مجھے دوسرا ایک چیز اور ہے جی، ایک طرف وہ کہتے ہیں گندم کو ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، بھئی کر دیا ٹھیک ہے. اس کے بعد 8 اگست 2024 کو ایک لیٹر جاری کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا حکومت پنجاب نے، گندم کا ریٹ فکس کر دیا 2600، 2650 اور 2675 روپے مختلف اضلاع کا ریٹ فکس کیا. خود ہی 3410 ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالی تھی. 2800 روپے جب سیل ہوئی بھاول نگر پہ کاشتکاروں کے اوپر FIR درج ہوئی. پچھلے سال کی بات ہے، یہ پچھلے سال 2024 کی میں بات کر رہا ہوں. اس پہ آپ سے کامنٹ چاہ رہی ہوں، وہ یہ مجھے بتا دیجئے کہ ایکسیپٹیبل ہے آپ لوگوں کے لیے گورنمنٹ کے نئے ٹیکسز؟ دیکھیں جی، ہم اس یا کوئی وقت چوائس ہی نہیں ہے، عمل کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، ہم اس وقت قبول اس کر میں سے سکتے کچھ ٹیکسز تو لگے بھی ہوئے ہیں نا، میں اس وقت قبول کر سکتے ہیں جب ہم ادا کر سکیں. ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہم ایک کام اور ہی کر سکتے ہیں. پھر صحیح، وہ کیا؟ کاشتکار جب تاجر ہڑتال کرتا ہے تو وہ شٹر ڈاؤن کرتا ہے. مطلب آپ لوگ شٹر ڈاؤن ہڑتال پہ چلے جائیں گے. کلرک کرتا ہے تو قلم چھوڑ ہڑتال کرتا ہے. صنعت کار کرتا ہے تو اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. ہمیں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں اپنی زراعت کو بند کرنا پڑے گا. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اس وقت میں تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دے. ہمارا بجلی کا ریٹ جو آج سے 3-4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے تھا 1 یونٹ 1 ریٹ، اب 50 روپے سے اوپر ہے اس وقت. اب میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے ساتھ، اور جب انڈیا کی بات ہو رہی تھی، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں یوریا ملتی ہے 1000 روپے کی، ہمیں ملتی ہے 4500 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 13000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو بجلی ڈیلی 10 گھنٹے فری ملتی ہے اور ہم اس کا بل ادا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ڈیزل اس کو گرین ڈیزل کے نام پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ملتا ہے. پھر وہاں فصلوں کی پرائس کی یہ بات ہے جو ہماری حکومت اس کو نہیں سوچ رہی. ہمیں 2024 میں ہم نے گندم کاشت کی، 25 پہ ہم سیل کیا، ہمیں ریٹ کا نہیں پتا کیا ریٹ ملے گا. انڈین کاشتکار کو 2025-26 کا ریٹ اناؤنس کیا گیا آج سے 8 ماہ پہلے، جو اگلے سال کاشت ہونی ہے. یہ ہوتے ہیں مہذب جو معاشرے جو اپنے ترقی دینا چاہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. چلے آئی وش کہ ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس اور کر لیتے ہیں، لیکن وہی بات آ گئی کہ یہاں پہ اتنے مسائل ہیں کہ ایک ایک کو بھی ڈسکس کرنے بیٹھیں تو شاید دن ہی کم پڑ جائیں، گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے. ارشد عباسی صاحب، انرجی سیکٹر کی طرف میں آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا، IPPs کا پھندا، گردشی قرضوں کا جال، اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ مزید اور قرضے لینا چاہ رہی ہے. یہ گردشی قرضے ہم کس طریقے سے اپنے بھگتائیں گے جب اس طریقے کی اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی؟ دیکھیں، میں آج آپ کے پروگرام میں آیا ہوں ایک پیغام کنوے کرنے کے لیے. جی، آپ کے ساتھ جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے معزز لوگ ہیں، ان کی بڑی آواز ہے، اور پھر جو پاکستان میں جو سن رہے ہیں. 2005 سے ہم سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا کچھ نہیں کیا لیکن سرکولر ڈیٹ کم نہ ہوا. میں نے 2 سال نیب میں بھی گزارے ہیں، اور میرے خیال میں اس سیکٹر کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ صبح 8 سے لے کے رات میں 2 بجے آتا تھا.
میں آپ کو اور قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, ہمارا یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یا ہمارے موجود شرکا کر رہے ہیں یا پورا پاکستان سوچ رہے ہیں, اس کے لیے 2 ادارے بنے تھے, ایک نپرا اور ایک اوگرا. مجھے یقین کریں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی بلائیں, موچی دروازے, اور مجھے بھی بلائیں, یعنی اوگرا کے ممبر, چیئرمین, نپرا کے چیئرمین, اور یہ لوگ ان سے بنیادی سوال پوچھیں گے, ان کو نہیں آئیں گے. یہاں ایک بات آتی ہے جو میں نے ایک رپورٹ بھی کی ہے بڑے ہائیسٹ لیول کے اوپر, شاید بھی جی ایچ کیو, کہ ذرا پتہ کریں جو انڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ اکنامک وار, اور ایک لفظ ہے اکنامک ایسپونیج. لگتا یہ ہے کہ یہ جو نپرا اور اوگرا جن کا کام ہے صارفین کے مفادات کا خیال رکھنا, ان کا بیسک مقصد یہ تھا. یہ ابھی وہی ادارہ ہے جس کے چیئرمین نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہا کہ میں اپنی تنخواہ 35 لاکھ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کسی نے پوچھا نہیں ہے. میں ان تینوں اور آپ کے لیے سوال پوچھے جا رہا ہوں کہ وہ قاعدہ کوٹ ہر سیکٹریٹ میں لکھا ہو گیا ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم ہے یہ قوم کا ملازم ہوتا ہے. میں آج فیلڈ مارشل سے بھی پوچھتا ہوں اور ہماری اسکاٹ ایجنٹ سے پوچھتا ہوں کہ پہلے ان 2 اداروں کی ایک فورنزک آڈٹ کلینزنگ کی جائے کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, یہ کس کے آرڈر مانگتے ہیں, ہمارے مانگتے ہیں یا نیو دہلی سے مانگتے ہیں. آپ یقین کریں کہ پاکستان کو اتنا نقصان نریندر مودی نے نہیں بچایا. دیکھیں میں آف دی کف اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے انالیسز میں 48 کی, 65 کی, 71 کی, 99 میں چیک کیجئے, اس میں ہمیں نقصان کتنا ہوا. سرکولیٹ جو بات آپ نے کی اس میں ہمیں کتنا ہوا, گیس میں کتنا ہوا. اور آج آپ نے اس بندے کو بلایا ہے جس کا بیٹا ایک ٹیلنٹڈ انجینئر ہے, جس کو امریکہ نے بلایا ہے, اس نے ایک انوویشن کر کے دی اوگرا کو کہ موبائل کے اوپر آپ کی پیٹرول کی کوالٹی کوانٹٹی آئے گی اگر کار یوزر ہے یا موٹر سائیکل یا ٹریکٹر, گوادر سے پیٹرول ڈلوائے یا گلگی سے ڈلوائے. چیئرمین اوگرا نے, آپ یقین کریں کہ میرے خیال میں کوئی وہ نہیں بھیجی کہ میں مار دوں گا, یہ کر دوں گا. دیکھیں یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے. میں ان تینوں کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کس طرح کے لوگ بیٹھے. آپ یقین کریں کہ میں جب نیب میں تھا میں ایک رات سوچتا رہا کہ یار یہ لوگ آئے کیسے ہیں, کس چینل سے آئے ہیں. میرے خیال میں یہ دیکھیں ایک بتاؤ, سن لیے, یہ جتنے آپ کے 3 اینکر بیٹھے ان کی ایک کہتے ہیں نا جنرل وزڈم, میرے خیال میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں زیادہ ہے جتنے جو ممبر اوگرا بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر نپرا بیٹھے ہیں, اور جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا حکومت نے جو ایک اقدام اٹھایا نا اس کا میں ذرا مدد جامع صاحب سے پوچھتی ہوں, پھر آپ کا بھی میں اسی پر تبصرہ چاہوں گی. یہ جو سولر ایک کیا کہتے ہیں سمجھیں کہ ایک بلیسنگ ملی تھی سولر سسٹم کی, اور حکومت نے اس کے اوپر سبسڈی بھی جو ہے وہ اناؤنس کر دی تھی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں گزشتہ سال دھڑا دھڑ لوگوں نے سولر لگوائی, یہ سوچ کر کہ چلے ہمیں تھوڑا سا افاقہ ہوگا, چلے بجلی کے بل کم آئیں گے. ماجد نظامی صاحب, اس بار تو کہا یہ جا رہا ہے جو کنزیومر ہے اب اس کو 22 کے بجائے نیٹ میٹرنگ کے توسط سے 10 روپے کی ادائیگی کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے. یہ گورنمنٹ کس قسم کی منصوبہ سازیاں کرتی ہے؟ مطلب پہلے تو کہتی کہ جی آپ لگوا لیں, اب جب لوگوں نے لگوا لیے ہیں اور جب ان کے فائدہ حاصل کرنے کے دن آنا شروع ہوئے تو حکومت ان کو یہاں سے پکڑ رہی ہے, کیا کہتے ہیں گریبان سے. یہ کس طریقے سے معاملات چلیں گے؟ مطلب آپ نے خود ہی بجلی پروڈیوس کی, آپ خود ہی اس کے مالک ہیں, اور اب حکومت اس کو کس اونے پونے داموں خریدنا چاہ رہی ہے. تو وہی بات آگئی جو خالد کھوکھر صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کسان کی گندم کو کیسے خریدا جاتا ہے, اور دوسری طرف ایک سارے جو خود بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. جی بالکل, اس سارے معاملے کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات کی. جو حکومتی موقف ہے جی وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. وہ اس طرح سے مختلف نظر آتا ہے کہ اس میں اس چیز کو یقینی بنایا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سے 15 سال میں جو پلاننگ کی گئی تھی پاکستان میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کی یا توانائی کو مینیج کرنے کی, تو اس میں اس چیز کا مارجن رکھا گیا تھا کہ کچھ اضافی بجلی موجود ہونی چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ترقی ہو یا فیکٹریز لگیں, عوام کی جو ضروریات ہیں وہ بڑھیں, تو ہمارے پاس وہ سسٹم میں موجود ہونی چاہیے. اب اس پالیسی کو چلاتے ہوئے جب اس کے اندر سولر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا, تو سولر کی وجہ سے آلریڈی جو گریڈ میں
कंज्यूम होने वाली बिजली थी वो कम होना शुरू हो गई। अच्छा। और उस दूसरी जानिब आपने तो उनको भी आपने पेमेंट करनी है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम दरपेश ये है कि आप मिसाल के तौर पे उनकी पेमेंट भी आपने करनी है, और दूसरी जानिब सोलर की पॉलिसी चूंकि आपने कोई बनाई नहीं, आपने सोलर इंट्रोड्यूस नहीं तो फिर आपने ये भी ऐलानात कर दिए लोगों को कि हमने सोलर जो है वो सस्ते कर दिए हैं, ड्यूटी खत्म कर दी, ये खत्म कर दिया, तो आप लोग तो जाहिर सी बात है फिर लोगों ने लगवाना ही था बगैर किसी पॉलिसी के। जब हुकूमत इस किस्म के फैसले करेगी विदाउट एनी माइंडसेट, तो फिर यही होगा। जी बिल्कुल, इसमें अवाम का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं होता। हाँ। या आपने उसको मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ अरशद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। लिंक क्यों नहीं किया? तो इस वक्त बिल्कुल अवाम के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है जो कि नहीं पड़ना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि अगर आपने आईपीपीज के साथ कोई ऐसे मुआहदे किए हुए थे या आपके पास वापर सिस्टम में बिजली मौजूद है, ठीक है, तो उसका कोई सोलर से बिजली लेना, उसको तो इस चीज का रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उलट हो रहा है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। वो स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रही, सिर्फ एक ही चीज की स्ट्रेटेजी में लगी हुई, इधर भी टैक्स लगा दो, उधर भी टैक्स लगा दो, उधर भी टैक्स, बात करने पर टैक्स ना लग जाए, इसका भी हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो सवाल अभी से छोड़े चले जा रही हूँ। ये सुनने में आ रहा है कि एक घर में अब 2 बिजली के मीटर्स नहीं लग सकते। अब ये मामला क्या है? सफेद पोश तबका जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये क्या मंतक है हुकूमत की, क्या हिकमत है इसके पीछे, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सोलर पैनल को तो डिस्कस किया कि जहां पर लोगों को पहले खुद हुकूमत ने रास्ता दिखाया, अब वहीं पर उनके लिए बाइसे परेशानी खुद हुकूमत ही बन बैठी है। जब कहते हैं कि आपने दरख्त लगाया और फल खाने का वक्त आया तो हुकूमत ने वो फल ही आपसे छीन लिया। लेकिन एक दूसरा और भी मसला है, और ये हर घर का मैं कहूँगी कि कॉमन एक इश्यू है। मैं सफ़ेद पोश घरानों के हवाले से बात कर रही हूँ क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ भी ज़रा गौर है कि एक घर में 2 मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे। मैं ज़रा अच्छा साहब से इस पर मुख्तसर से बात करूँ, फिर रज़ी साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा साहब, ये क्या हो गया है हुकूमत को? मतलब क्या वजह है कि एक घर में 2 मीटर नहीं लगाए जा सकते? टेक्निकलिटीज़ क्या है इस सिलसिले में कि हुकूमत ने उनको पहले सोचा और जिसकी वजह से इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद में मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ 60% घर ऐसे हैं जहाँ पे ऑनर ने 1 फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है। हाँ जी। तो मुझे बताइए कि जो रेंट पे दिया हुआ, जो पोर्शन दिया हुआ, क्या उसके लिए दूसरा मीटर जस्टिफाइड नहीं है? एक चीज़। दूसरी, एक आपके भी साहब कह रहे थे कि जी ये जो नेट मीटरिंग के पे ऊपर गवर्नमेंट फंस गई है। देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान की यूएन में कमिटमेंट है, इसे कहते हैं नेट ज़ीरो, कि हमने 2030 में 50% गैसेस इमिशन ज़ीरो करना। इसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने जितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया, किसी ने नहीं दिया। देखिए, अभी कोई 4 महीने पहले एक शहबाज शरीफ को एक भेजा, मैंने कहा देखें ये नेट मीटरिंग है, ये क्या है? ये बेसिकली आपके क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करती है, ये आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करती है। कहाँ आप LNG ला रहे हैं कतर से और पावर प्लांट यहाँ लगे, उनसे बिजली 55 रुपए की यूनिट की होती है, ये कितने की है ज़रा पता करें। फिर कोल के मुझसे पूछें, जो डेली अपडेट हम रखते हैं, कोल का पावर प्लांट जो बिन कासम कराची है, आपको बिन कासम, ये हमें 225 रुपए यूनिट पड़ता है। अगर इनके IPP पावर परचेज एग्रीमेंट देखें तो जिन लोगों ने किए हुए हैं, आप उन लोगों को भी माफ नहीं करेंगे। वही पावर परचेज एग्रीमेंट देखें, 239 IPPs इंडिया में भी है, IPPs बांग्लादेश में भी है, वहां पे टेक एंड पे है, सही, टेक और पे नहीं है। सही। ये हमारे जो नेता हैं, मैं क्या कहूँ, आपने अपने इलाके के शायद खान अच्छा साहब, बस मुझे मुख्तसर सा ये बता दीजिए कि ये जो मैं आपसे 2 मीटर्स वाली बात पूछी है, अगर ऐसा नहीं होता, हुकूमत 1 मीटर वाली पॉलिसी पर ही आ जाती है, तो गरीब का क्या बनेगा? क्या किस किस्म के नुकसानात होंगे फिर? मेरे ख्याल में कोर्ट में जो केसेस जाएंगे, एक टेनेंट होगा, एक मालिक होगा एक घर का,
वो पहले लड़ेंगे, बताएं कि किस तरीके से जस्टिफिकेशन होगी। अगर 1 मीटर है, मालिक अलग रहता है, टेनेंट किराएदार अलग रहता है, दोनों के मीटर अपने अपने, बताएं क्या मेजरमेंट तरीका होगा? क्या मस्जिद में लेकर जाएंगे जी, बताएं तुमने कितनी कंज्यूम कितनी नहीं की? ये क्या बातें इन्होंने की हैं? देखें ये किसने किया, ये नपरा नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप इन लोगों को कभी मिलेंगे, मेरा तो इत्तेफाक हुआ है, कभी हम आमने सामने बैठते थे, यार ये रजी नहीं रजी, कभी इनको बुलाए, आप चेक करेंगे ये किस लेवल के, ये आए कैसे, ये वो चले बातें, रजी साहब से इन पूछ लोगों लेते की हैं, रजी बातें साहब हैं, से ये पूछ इनकी लेते विजडम हैं, है। रजी साहब से पूछ लेते हैं। रजी साहब के बड़ा ही एक कॉमन इशू है, मतलब आप निकले ना बाहर, मतलब छोटे छोटे इलाकों की तरफ अगर चले जाएं, वहाँ पे एक घर में 2-2 3-3 भाई रहते हैं ना, फैमिलीज रहती हैं, मैं portions में आपकी रहती सारी हैं। सवाल समझ गया हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर ये बीता है। अच्छा। मुझे एक दिन काम वाली ने आके बताया कि वो खंबे के ऊपर जो आपका मीटर लगा हुआ है ना, उसके साथ 2 लोग जो है वो कुश्ती करते हुए पाए जा रहे हैं। तो अच्छा। मैं गया भाग के बाहर, तो उन्होंने मेरा जो सिंगल फेज का मीटर था वो उतार के उस पर 3 फेज का मीटर लगा दिया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा अरशद साहब कि मैंने तो कोई दरखास्त नहीं दी। उन्होंने कहा जी नहीं, ये हम फेज वाइज जो है वो सारे सिंगल फेज को 3 फेज करने जा रहे हैं। अब ये जो आपका सवाल है कि एक घर के अंदर 2 मीटर, families रह रही हैं। वो उसमें एक इजाफा कर लीजिए, 2 सिंगल फेज मीटर नहीं होंगे एक घर के अंदर। और उनका हुकूमत का ये ख्याल है कि इसमें जो कंजम्पशन है वो कम शो होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब से 3 फेज मीटर लगा है, तब से जब भी वो बिल आता है वो करंट मारता है। देखिए, जो भी काम आप दुरुस्त तरीके से नहीं करेंगे उसकी तामीर के अंदर एक खराबी रह जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ये जो 2 वे मीटर है या जो जिस बिल के अंदर 400 किस्म मैं के अर्ज कर रहा हूं टैक्सेस ना, मौजूद हो, ये जो वहां पर खरीदने क्या रह की- गया कि बिल कम आ रहा है तो बिल ज्यादा आ ये रहा जो है? सोलर पावर खरीदने की इब्तिदा है, ये अरशद भाई के शहर से हुई थी। वहाँ पे एक रिटायर्ड अफसर थे फौज के, उनके 2 साहबजादगान हाजिर सर्विस थे। उन्होंने आइक्सको की गर्दन पे अंगूठा रख के और जल्दी के अंदर उसके कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए और उनको अकोमोडेट किया गया। मुशर्रफ साहब का दौर था, आगे से आइस्को के अफसरान चूं नहीं कर सकते थे, और जब उनको वो मिल गया तो उनकी मिसाल के ऊपर पहले इस्लामाबाद के लोग अदालत से जाके तो 199 के तहत रिलीफ लेके आए, फिर पूरे मुल्क के अंदर ये वबा फैल गई। किसी ने आज तक बैठ के इसकी बेसिक थीम के ऊपर, बेसिक फिलॉसफी के ऊपर गौर ही नहीं किया। और जब वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई और सिस्टम के ऊपर वो बोझ बन गई, तो आज हम बैठे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हमें बैक टू बेसिक जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वो हैश पॉश तरीके से इस्लामाबाद से शुरू होने वाली ये बीमारी जो है, इसका कौम ने कहीं ना कहीं जाके तो अरशद भाई को इलाज करना है क्या नहीं करना। यानी उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं, मतलब देखिए, रवायती तरीके से बिजली बनेगी, उसके प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, वो सप्लाई होगी, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, दरमियान में वेस्टेज होगी, उसके चीजें हैं, उसको कवर कैसे करना है। ये सोलर वाले में कुछ भी नहीं है, उसकी बेसिक चीजें ही नहीं लिखी गई हुई। खुदारा उसको विजिट कर लीजिए, वरना ये लड़ाई होती रहेगी, हम एक दूसरे के सर फूटते रहेंगे। ठीक है। मेरे घर में 2010 में जो सोलर लगा, आखिरी बात, 2010 में मैंने सोलर लगवाया था 9 में, और उस वक्त मुझे 135 रुपए फी यूनिट कॉस्ट किया था। अभी मैंने प्लेटें इतने अरसे के बाद कुछ इजाफा किया है, तो अभी मुझे 32 रुपए फी यूनिट कॉस्ट किया है। वो क्या हुआ है, अमेरिका ने अपनी मेजोरिटी रिलायंस लेके जानी थी इसके ऊपर सोलर में, वो दूसरे सदर साहब आए, उन्होंने उसको बंद कर दिया। उनके पास प्लेटों की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, इंडिया ने अपनी बनानी शुरू कर दी, यूरोप ने पाबंदी लगा दी चाइनीज पे, और चाइनीज प्लेट जो थी वो हमें डर्ट चीप रेट के ऊपर दस्तयाब हो गई। हुकूमत ने कोई इंसेंटिव नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो चलें आप अब वो टैक्स एक टैक्स लम्हे के लिए लगाने छोड़ना ना। जी जी जी। नहीं, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज। इस वक्त ना गंदम के काश के बाद, काश्तकार मरने के बाद अब मरे हो के मारा जा रहा है कि मकई के काश्तकार की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2800-2900 रुपए उसकी अपनी जाती कास्ट है उसके ऊपर, आज उसको रेट मिल रहा है 2100 रुपए का। यकीन कर लें कि वो मक्की का काश्तकार इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है इस वक्त कि मैं उसके जज्बात आप तक नहीं पहुंचा सकता, उसकी शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता। वजह यह है कि ये सारा कुछ बाई डिज़ाइन किया जा रहा है, और ये भी गंदम की वजह से हो रहा है, क्योंकि फीड मिल वालों ने गंदम खरीद कर ली 1900, 1800, 2000 रुपए में, अब उन्होंने आके मक्की का भी रेट डाउन कर दिया। क्या हुकूमत क्या चाहती है कि इस मुल्क से ज़राअत को ख़त्म किया जाए? मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ है ही नहीं। $30 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट में से
20 बिलियन डॉलर आपकी सिर्फ कॉटन है, 4 बिलियन डॉलर चावल से आता है, बाकी 1-2-3 बिलियन डॉलर और बाकी फसलों से आते हैं। बाकी इसके अलावा तो ज़राअत के अलावा आपके पास बचता ही 1-2 बिलियन डॉलर है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी आप ना IT पे हैं ना इंडस्ट्री पे हैं। खुदा के लिए ज़राअत को ना तबाह करें। और इस वक्त मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि हमें सजाए बहुत से वापस ले आए, उम्र कैद में ले आए। हम उम्र कैद कबूल करते हैं इस वक्त। जी ठीक। मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट है। निजामी साहब, आपका मैं मुख्तसर कमेंट चाहूंगी। ये एक घर में जो बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी आयद हो रही है, उसके ऊपर आप गरीब के रुदात किस तरह से बयान करेंगे? आपको हुकूमत का स्टेप लग कैसा रहा है? निजामी साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो अब इससे आगे इसलिए बढ़ गया है कि अब वो जो 6 मंथ्स की स्लैब की बात चल रही है और जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, आगे काम निकल जाएगा कि जिसमें अगर आपने 6 महीने में एक मरतबा आगे यूनिट खर्च किए तो फिर आपको जो बाकी महीने हैं उसके हो जाता है। तो ये 2-3 तजावीज़ हैं कि जो मिडिल क्लास को इफेक्ट कर रही हैं और उन पे असरअंदाज हो रही हैं। निजामी साहब, आपकी ऑडियो का बहुत इशू है। हम पहले ही टैक्सेस में हम सुन नहीं पा रहे आपको। लास्ट मिनट है, मैं फिर अरशद अब्बासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अरशद साहब। जी, मैं एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ खालिद खोखर के लिए, रजी के लिए। कहते हैं ना जी काश्तकार को चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे हमसाये ने हमारे ऊपर चैलेंज लगा दिया। उसने कहा मैं 71 पानी नहीं जाने दूंगा। अब मुझसे पूछिए, मुझे 35 साल हो इसको डील करते हुए, वो चनाब को ब्यास के साथ और रावी के साथ लिंक कर रहा है। मेरे ख्याल में आप लोग जो है ना, हमें सारे कफन पहन के वाघा बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, जिस तरह मौलाना बाशानी ने गंगा रिवर के लिए ये इंडिया के साथ किया था। आप दोनों कमिटमेंट कीजिए। पहले कब तैयार हैं हमारे लिए चैलेंज? ये सबसे बड़ा है पहले ये। ठीक है अरशद साहब, भी आ गया, आपका सवाल भी आ गया और तजवीज भी आ गई। खालिद साहब ने हामी भी भर ली। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। अपने मेहमानों से मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो ईद के बाद होगी, और जब ईद के बाद हम वापस आएंगे तो हुकूमत वफाकी बजट की अनाउंसमेंट में मसरूफ होगी। हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिन्हें अब कानूनी शक्ल दे दी गई है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।